अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ हैं गुलजार अहमद। इनकी उम्र 47 साल है। तकरीबन 80 दिन पहले इनके ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है, घुटने की सर्जरी होती है। लेकिन हमें ये लगता है कि आज हमारे पास आए हैं कि हमें एक्सरसाइज गाइड करें, हमें रिहैब प्लान बना के दें। हमें जब इनके साथ बातचीत की तो हमें ये महसूस हुआ कि शायद इनको जो एक्सरसाइज गाइडलाइन थी या फिजियोथेरेपी की जो समय थी, जितनी बिफोर सर्जरी होनी चाहिए थी वो ना होने की वजह से अभी भी इनके रिजल्ट अप टू मार्क नहीं है। यानी कि जो रिजल्ट 70 से 80 दिनों में आ जाने चाहिए थे, अभी वो पीछे हैं। इस वीडियो को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने लगे हैं ताकि आपको ये पता चले कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनकी क्या चीज़ें असेस करते हैं, ताकि उसके बाद हम उनके लिए एक बेहतर एक्सरसाइज प्लान बना सकें और उसके बाद हम गोल्स एंड टारगेट सेट कर सकें कि हर महीने के अंदर उनको कितना बेहतर होना चाहिए। इस वीडियो में मेरे साथ गुलजार अहमद साहब हैं। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा हमें चल के दिखाएं। आप प्लीज़ चल के दिखाइए। बिल्कुल चलते जाएं गुलजार भाई और फिर वापस आए। आप देख रहे हैं कि जो गुलजार भाई चल रहे हैं तो उनकी वॉक में लिम्प है। वो इस टांग को जल्दी उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस टांग पे उनका पूरा वजन नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि उनके मसल वीक है। अब हम आपके सामने जाके इनको बेड पे लिटा के ये चेक करते हैं कि इनके मसल की स्ट्रेंथ कैसी है, इनकी टांग कितनी मुड़ रही है, क्या वो रिजल्ट आपको मार्क हैं कि नहीं। सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं अपने पेशेंट के अंदर कि नी की पोजीशन कैसी है। तो जब हम नी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नज़र आता है कि नी के अराउंड अभी स्वेलिंग है, थोड़ी सी सोजन है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये काफ़ी दूर से हमारे पास आए हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, 300-400 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है। तो हो सकता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग या ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी स्वेलिंग हो। लेकिन इसका ये एक दूसरा मतलब ये भी है कि 80 से 90 दिनों के अंदर जिस तरह से मसल स्ट्रांग होना चाहिए था, जिस तरह से स्वेलिंग कम होनी चाहिए था, अभी स्टिल वो परसिस्ट कर रही है। दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी होती है कि मसल टाइट करें ना, मसल टाइट करें। हम ये देख रहे हैं कि जब असगर भाई मसल भी टाइट करें तो कंट्रैक्शन तो है लेकिन वीक कंट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये घुटने के नीचे एक गैप सा महसूस हो रहा है कि खम सा नज़र आ रहा है। अब हम इनसे कहते हैं घुटने के नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, नीचे दबाए रखें ना, तो ये थोड़ा सा खम हमें नज़र आ रहा है। तो दूसरा जिसको हम कहेंगे ये फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है, घुटने में अभी खम है। इसके बाद हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि पाँव आप जब खींचो, नी को प्रेस करो, टाँग को ज़रा बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ। तो जब असगर भाई ने टांग उठाई है तो आप देखेंगे ये टांग बिल्कुल सीधी नहीं उठी। अगर सीधी होती तो आइडियली इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा खम है जो कि पिछली वाली साइड के पट्टे टाइट होने की वजह से है और सामने वाले पट्टे कमज़ोर होने की वजह से है। ये ध्यान रखिए कि ये सबसे बड़ी बेसिक्स और बुनियादी चीज़ें हैं। ऑन एवरेज जब ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है या जो लिगामेंट है उसका रिपेयर होता है तो ये जो टारगेट्स हैं कि नॉर्मली पेशेंट की टांग सीधी उठाइए, सही टांग उठाएं। इस तरह से टांग जो है कमो बेश अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर उठ जानी चाहिए। नॉर्मली घुटना नीचे प्रेस करें तो जो घुटने की जो बैक साइड है वो बेड के साथ लग जानी चाहिए। और जब हम कहते हैं टांग मोड़ें, टांग मोड़ के दिखाएं, टांग फोल्ड करें, फर्ज करें। तो जब अभी असगर भाई ने टांग मोड़ी है तो ये देखेंगे तो ये तकरीबन रफली हम कहेंगे 95 डिग्री तकरीबन टांग ये मुड़ रही है। ये ऑलमोस्ट 95 डिग्री टांग मुड़ रही है। तो ये भी टांग कम से कम इनको अब तक मोड़ देनी चाहिए थी, इतनी टांग, यानी कि ये पिंडली रान के साथ मिल जानी चाहिए थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे असगर भाई पीछे हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कॉमनली लोग यही गलती करते हैं कि फिजियोथेरेपी को, वर्जिशों को ऑपरेशन से पहले अच्छे तरीके से नहीं समझते और या फिर ऑपरेशन के बाद जो हमारे आर्थोपेडिक सर्जन हैं वो अपने पेशेंट को पूरा प्रॉपर गाइड नहीं करते, वो इस तरीके से गोल एंड टारगेट सेट नहीं करते, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल उनके पास नहीं होता, जिस वजह से पेशेंट बाद में बहुत लंबा सफ़र करते हैं। ये दिन में रखिए कि ज़ाहिरन यही कहा जाता है कि जो लिगामेंट की सर्जरी है ये छोटी सर्जरी है, लेकिन इसकी जो रिहेबिलिटेशन है ACL की वो कमोबेश 6 से 9 माह तक होती है, तब जाके आप नॉर्मल होते हैं। इवन कि 1 साल लग जाता है। तो जैसे असगर साहब की जो एज है वो 47-48 है। अगर ये मेरे पास पहले आते तो शायद अगर ऑपरेशन पहले आते तो मेरी ये कोशिश होती कि इनके मसल को इतना स्ट्रांग करूं और फिर ये देखूं कि ऑपरेशन के बगैर अगर इनका गुजारा हो सकता है। अगर घुटना नहीं निकलता तो फिर शायद मैं इनको ऑपरेशन का मशवरा ही ना देता और उनको ये कहता कि 50 से 60% चांसेस हैं कि आप सर्जरी के बगैर गुजारा करें। अब क्योंकि ये सर्जरी के बाद आए हैं तो अब जो इनकी लिमिटेशन है, जो प्रॉब्लम है,
उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को मसला है तो इस वीडियो को ज़रूर डिटेल में देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एक एक मसल को एक्टिवेट करते हैं और गोल्स एंड टारगेट किस तरह से सेट करते हैं। एक्सरसाइज जो हम अब स्टार्ट करते हैं वो ये है कि सबसे पहली एक्सरसाइज हमने ये देखा कि फ्रंट थाई मसल जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो मैं इनसे कहूँगा मसल टाइट करें। जी गुलजार भाई मसल टाइट करें, इस मसल को टाइट करना, शाबाश, और टाइट करें, और टाइट करें, शाबाश, और टाइट करें। तो ये कोशिश करें कि अपनी मसल को इतना टाइट करें कि आपको यहाँ पे टाइटनेस फील हो फ्रंट थाई मसल की। और इसमें दौरान कोशिश करनी चाहिए हमारे हिप पे कोई जोर ना पड़े। 10 से 15 सेकंड का होल्ड, 20 सेकंड का होल्ड, 30 सेकंड का होल्ड तक लेके जाना है। आप छोड़ दीजिए गुलजार भाई, शाबाश। फिर मसल टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, शाबाश, और रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, याद रखने के लिए 10 सेकंड का होल्ड समझ लीजिए। 1 2 3 4 टिल 10 तक हम काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी और आपने 100 टाइम द डे इसको करना है। आपने 20 से 30 दफ़ा सुबह, 20 से 30 दफ़ा दोपहर, 20 से 30 दफ़ा शाम में करना है। 3 दफ़ा एक्सरसाइज इंतहाई ईमानदारी से करनी है। दूसरी चीज़, घुटने को नीचे दबाओ, नीचे दबाओ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों हाथ यहाँ रख के नी को पहले नीचे प्रेस कर लेते हैं ताकि इनका घुटना बिल्कुल नीचे लग जाए। इसके बाद हम अपना हाथ नीचे रखते हैं और फिर हम कहते हैं कि आप नीचे दबाए रखें और हम इस टांग को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये उठाने नहीं देंगे और हम 5 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। फिर ये नीचे दबाएंगे, नीचे हम ऊपर से हल्का सा हाथ रख के प्रेस कर दिया, टांग जो घुटना है वो नीचे लग जाए। इसके बाद दोनों हाथ रखे और जोर लगाए ऊपर उठाने के लिए। इतना जोर लगाएं कि आराम से वो भी कंट्रोल कर सकें, हम भी कर सकें, ताकि इनका जो नी है उसके फ्रंट थाई मसल बहुत बेहतर काम करें। 20 से 30 दफ़ा सुबह, 20 से 30 दफ़ा दोपहर, 20 से 30 दफ़ा शाम करेंगे ताकि घुटने का खम सेटल हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से हाथ रखा, घुटने को नीचे दबाया, ऐसे स्ट्रेच किया ताकि घुटने की बैक साइड बेड के साथ लग जाए। फिर हमने बिल्कुल सीधी टांग ऊपर उठाई। इसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच। इकट्ठा मिला के किया ताकि टांग हमारी सीधी हो और हमने काउंट किया 5 तक। 1 2 3 4 5। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी और इस एक्सरसाइज को भी हम 10-10 दफ़ा करके करेंगे दिन में 3 दफ़ा। चौथी एक्सरसाइज के अंदर नी को नीचे ये प्रेस करेंगे, पाँव आप तरफ खींचेंगे, खींच के दबा के जरा सीधा ऊपर उठाएंगे, उठाएंगे टांग को सीधा ऊपर उठा के लेके जाएंगे। यहाँ पे जाके ये होल्ड करेंगे, हमें लगा थोड़ा सा घुटने में खम है तो फिर हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा टांग को सीधा करेंगे और 5 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखिए जब तक आपका घुटना 100% सीधा नहीं होगा, गुलजार भाई का लिम्प जो था चल रहे थे जो, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये 4 एक्सरसाइजेज इनके लिम्प को ठीक करेंगी, इनके घुटने को स्ट्रेट करेंगी और फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग करेंगी, जिससे इनकी पेन में भी खत्म होगी, स्वेलिंग भी खत्म होगी और इनका चलना भी बेहतर हो जाएगा। आपने ये देखा होगा जब हम इनसे कहते हैं नी बेंड करें, मोड़ें गुलजार पे टांग को, मोड़ें 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 मोड़ें। तो 3 जो महीनों के लिहाज से ऑलमोस्ट, क्योंकि 78-80 डेज हुए हैं, तो इनकी टांग जो है 90 से 95 मुड़े। लकीली बेंडिंग इतनी बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें हमें पता है कि अब ये इनकी लिमिटेशन है, ये हमारे पास रोल मॉडल है कितनी टांग मुड़नी चाहिए। तो इसमें हम इनसे कहेंगे कि टांग को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, अपनी हिप उठा लीजिए। इसके बाद हिप उठाएं, इस पाँव पे वजन डाल के हिप उठा लें, यहाँ से हिप उठा के पाँव को थोड़ा सा आगे ले जाएं। ये अब हिप नीचे कर दें। तो ये एक आसान टेक्निक है टांग को मोड़ने की। हिप उठाएं, फिर पाँव को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, फिर हिप नीचे ले जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी टांग को मोड़ना बहुत आसान होता है। इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा करें। इसके बाद हम सिंपल सी टेक्निक देते हैं अपने पेशेंट्स को कि यहाँ पे टांग अप करने के बाद इस टांग को सीधा कर लें, इस टांग को बेंड कर लें, दोनों हाथों से अपनी थाई को पकड़ें और यहाँ बिल्कुल बारीक हाथ रखें। यहाँ पे इस टांग को नीचे जाने दें, नीचे जाने दें, नीचे जाने दें और हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो पिंडली है वो आपकी उंगलियों को आके दबाए 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 दबाएं। जितना बर्दाश्त होता है उतना करें, फिर वापस ऐसे बेड पे रख दें, फिर उठाएं और फिर आराम से इस तरह से टच करें, प्रेस करें और 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर आराम से नीचे ले जाएं। तो ये 2 बेसिक्स ही जो मैंने आपके सामने 4-5 एक्सरसाइज दी हैं, ये बड़ी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइज की मदद से एक तो टांग पूरी फोल्ड हो जाएगी, दूसरे की लेग में स्ट्रेंथ आ जाएगी और तीसरा ये बड़े कंफर्टेबली स्टिक के साथ अगले 2 हफ्तों के अंदर चलना शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए कि अगर आप लोग भी ACL रिकंस्ट्रक्शन के पेशेंट हैं या ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं या आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक, नंबर 1, ऑपरेशन से पहले जब हम सर्जरी के बारे में जाएं तो हमारी टांग के अंदर चलते हुए लिम्प ना हो। नंबर 2, हमारी टांग पूरी मुड़ रही हो। नंबर 3, हमारा घुटना बिल्कुल नीचे लग रहा हो। नंबर 4, हमारी जब टांग उठे उसमें खम ना हो। तो अगर ये क्राइटेरिया आप मीट कर चुके हैं आपका ऑपरेशन पहले, फिर आप सर्जरी के बारे में सोचना चाहते हैं तो सोचिए। अगर अब आप सर्जरी हो गई है तो सर्जरी के बाद अपने सर्जन से ये बैठ के तसल्ली से डिस्कस करें कि सर्जरी तो आधा पार्ट है भाई, मेन पार्ट तो अगले 6 से 9 माह तक की वर्जिशें हैं, फिजियोथेरेपी हैं, तो उसके बारे में हमें अपना प्रोटोकॉल, रिहैब, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी बता दें। तो ये दिन देखिए मैं मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑन एवरेज 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपकी टांग पूरी मुड़ जानी चाहिए, आपकी टांग जब हवा में उठे उसमें खम नहीं होना चाहिए, और आप जब चलें तो लिम्फ खत्म हो जाना चाहिए। तो पहले 6 हफ्तों के अंदर तो ये टारगेट मिल जाना चाहिए। 6 हफ्तों से लेके 4 माह तक आप इस काबिल हो जाएं कि आप जिम में चले जाएं, जिम में जाके साइकिलिंग करें, एलिप्टिकल करें, ट्रेडमिल करें, और लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लेग का वर्कआउट शुरू हो जाना चाहिए। 4 महीनों के अंदर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जो वॉक है वो 1 से 1.5 घंटे की बिल्कुल स्मूथ वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, उसके काबिल हो गए। चौथे महीने के ऊपर आप इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हो। चौथे महीने से लेकर 6ठे महीने तक हम कहते हैं खूब जिम के लिए आप जॉगिंग करने के काबिल हो गए हैं। और फिर 6 माह के बाद अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पोर्ट्स शुरू करें। लेकिन स्पोर्ट्स रिज्यूम करने से पहले आपका क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी टांग का जो साइज़ है, थाई साइज़ जो है वो गुड लेग के साइज़ के बराबर हो चुका होना चाहिए। और आपका जो जैसे गुड लेग का जंप है और जो बैड लेग है जिसका ऑपरेशन, उन दोनों का जंप एक जितना होना चाहिए। सिंगल लेग जब हम जंप करवाते हैं तो एक जैसा हो, तब हम आपको इजाज़त देते हैं कि अब आप स्पोर्ट्स रिज्यूम कर दें। और फिर स्पोर्ट्स के अंदर 3 से 4 माह ग्रेजुअल बिल्डिंग करें और 9 माह के बाद तब जाके आप पूरी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन के जो पेशेंट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं या सर्जरी करवा ली है तो उनको इस वीडियो की मदद से अंदाजा हो जाएगा कि सर्जरी के बाद किस तरह की रिहैब होनी चाहिए और सर्जरी से पहले उनको किस तरह से फैसला करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन, ACL रिपेयर के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।